नमस्कार साथियों, सुदृष्टि पीसीएस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा में आयोग के द्वारा जो आधिकारिक सिलेबस आपका बताया गया है उसमें कुल 6 टॉपिक हैं, जिसमें हम लोगों ने पर्यायवाची के 2 वीडियो देखे, उसके बाद हमने तत्सम तद्भव के 2 वीडियो देखे और उन सभी वीडियोज़ की जो भी यहाँ पर क्लासेज हुई हैं सभी की PDF हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया चुकी है। तो टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैं एक बार फिर से यहाँ पर आपसे शेयर कर दे रहा हूँ। @SUDRISHTI सुदृष्टि और आगे चैनल है ना, बिना कोई स्पेस छोड़े सुदृष्टि चैनल आप लिखिए। जो भी चैनल आए उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सारी PDF और अन्य बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण है। आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के एक शब्द। आपको पता है ये पहला पार्ट है आपका अनेक शब्दों के एक शब्द का, और इन सभी टॉपिक से 10-10 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। और हमारा प्रयास ये है कि यहाँ पर वो सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दिए जाएं जो कि जिनकी संभावना है वहाँ पर आने की। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। अनेक शब्दों के एक शब्द का जो कहा न जा सके कि इसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। जो कहा न जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? 4 विकल्प हैं: अकथनीय, अकथित, कथ्य या आकलन। तो मैं चाहूंगा यदि आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर बताएं। जो कहा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो मित्रों यहाँ पर ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो जो कहा न जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? वो होगा आपका अकथनीय, अकथित नहीं होगा। ठीक है, अकथित का मतलब क्या होता है? जिसको कभी कहा ना गया हो, जो कभी कहा न गया हो, कहा न गया हो, वो आपका होता है अकथित। और जो कहा ना जा सके उसको आप कह सकते हैं वो आपका होगा अकथनीय। तो यहां पर ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है जो कहा न गया हो वो आपका होता है अकथित। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, जिसका निवारण न किया जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका निवारण न किया जा सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अक्सर यहां पर परीक्षार्थी आप कह सकते हैं गलती हो जाती है। अनिर्णित, अनिवार्य, वैकल्पिक या निवारणीय। अब यहां पर कंफ्यूजन होता है अनिवार्य और वैकल्पिक में। ठीक है, जिसका निवारण न किया जा सके ये आप कह सकते हैं निवारणीय। तो क्लियर हो रहा है कि जिसका निवारण किया जा सके, लेकिन अनिवार्य और वैकल्पिक यहां पर कंफ्यूजन होता है मित्रों। यहां पर बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि जिसका निवारण न किया जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? आपका होता है अनिवार्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर अनिर्णित की बात करें, अनिर्णित का मतलब क्या होगा? कि जिसका निर्णय न हुआ हो, जिसका निर्णय न हुआ हो वो आपका होता है अनिर्णित। ठीक है, जिसका निर्णय न किया गया हो वो आपका क्या कहलाता है? जिसका निर्णय न किया गया हो वो आपका होता है अनिर्णित। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी परीक्षा में आपसे पूछा गया है पहले। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। जो किसी पर अभियोग लगाए, जो किसी पर अभियोग लगाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 4 विकल्प हैं: अभियुक्त, महाभियोग, अपरिग्रह या अभियोगी। जो किसी पर अभियोग लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? जो किसी पर अभियोग लगाए वो क्या कहलाता है? तो मित्रों यहां पर डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, अभियोगी। जो अभियोग लगाता है वो आपका कहलाता है अभियोगी। और जिस पर अभियोग लगाया जाता है, जिस पर अभियोग लगाया जाता है वो आपका होता है अभियुक्त। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अभियुक्त। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा महाभियोग हो नहीं सकता। आपको पता है महाभियोग किस पर चला जाता है? भारतीय संविधान में हमने पढ़ा है राष्ट्रपति के ऊपर अंडर आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। देखिए पॉलिटी भी साथ में तैयार हो रही है हमारी। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 61 में। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात आपको आई होप पता ही होगी कि यहां पर जो मेजोरिटी यूज की जाती है, यहां पर जो बहुमत इस्तेमाल किया जाता है वो विशेष प्रकार का बहुमत होता है ना। हमने पढ़ा है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, हर जगह 2/3
जितने मौजूद हों और वोट कर रहे हो उनका 2/3 है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है, तो ये एक विशेष बात है। खैर, जो किसी पर अभियोग लगाए वो आपका होता है अभियोगी, और जिस पर अभियोग लगाया गया हो वो आपका होता है अभियुक्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, जो सूंघा ना जा सके, जो सूंघा जा सके, सॉरी, जो सूंघा जा सके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे सूंघा जा सके, जिसे स्मेल किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। आग्नेय, आघ्रेय, अपभ्रंश या अनेर। तो यहां पर मित्रों, जो सूंघा जा सके, जिसको स्मेल किया जा सके, जो सूंघा जा सके, उसके लिए एक शब्द होता है आघ्रेय। बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा गया है। जो सूंघा जा सके क्या होता है, आघ्रेय होता है। इसके अलावा अपभ्रंश क्या होता है, तो आप कह सकते हैं बिगड़ा हुआ शब्द, बिगड़ा हुआ शब्द, बिगड़ा हुआ शब्द क्या कहलाता है, अपभ्रंश कहलाता है। इसके बाद अनेर क्या होता है, तो ऐसा जानवर जिसका कोई मालिक ना हो, है ना, जैसे स्ट्रे एनिमल्स जो होते हैं जो सड़क पे घूमते हैं, तो ऐसा जानवर जिसका कोई मालिक ना हो वो आपका अनेर होता है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। तो आप देखेंगे बिगड़ा हुआ जो शब्द है वो आपका कहलाता है अपभ्रंश, और जो जानवर किसी की देख रेख में ना हो वो आपका अनेर कहलाता है, मतलब जिसका कोई मालिक ना हो या जो जानवर किसी की देख रेख में ना हो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, गोद में सोने वाली, गोद में सोने वाली, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोद में सोने वाली के लिए एक शब्द क्या होगा, मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अंकशायी, अंकस्थ, अंकक या अंकशायिनी। गोद में सोने वाली के लिए एक शब्द क्या होगा, तो मित्रों यहां पर डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। गोद में सोने वाली जो होती है वो आपकी अंकशायिनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। अगर पूछा जाए गोद में सोने वाला, गोद में सोने वाला, तो इसके लिए आपका हो जाएगा अंकशायी। गोद में, गोद में सोने वाला, गोद में सोने वाला। ठीक है, गोद में सोने वाला अगर लगा है तो ये आपका अंकशायी हो जाएगा। अगर गोद में सोने वाली लगा हुआ है तो ये आपका अंकशायिनी हो जाएगा। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर दिया हुआ है, अनेक शब्दों में एक शब्द, वो है आपका अंकस्थ। गोद में स्थान पाने वाला, गोद में स्थान पाने वाला, गोद में स्थान पाने वाला या जिसे गोद में स्थान मिला हो वो क्या होता है, अंकस्थ होता है। जिसे गोद में स्थान मिला हो वो अंकस्थ होता है। गोद में सोने वाली अंकशायिनी होती है, और गोद में सोने वाला क्या होता है, वो आपका अंकशायी होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिगत। तो यहां पर आप देख सकते हैं गोद में सोने वाला आपका अंकशायी होता है, गोद में स्थान पाया हुआ यह आपका अंकस्थ होता है। गोद में स्थान पाया हुआ आपका अंकस्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिसकी गहराई का पता न लग सके, जिसकी गहराई का पता न लग सके, समुद्र की गहराई का पता नहीं लग पाता है ना, तो क्या होता है, वो असीम होता है, अगम्य होता है, अगाध होता है या अनंत होता है। तो डिकोड करते हैं इसको। असीम का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा न हो, वो आपका होता है असीम। अगर अगम्य की बात करें, जहां तक जाया ना जा सके, जहां तक जाया न जा सके, न जा सके, जहां तक जाया न जा सके वो आपका अगम्य हो जाएगा। अनंत का क्या मतलब होता है, जिसका कोई अंत ना हो, जिसका अंत ना हो, जिसका अंत न हो, वो आपका होता है अनंत। एक ही बचा हमारे पास, वो है आपका अगाध। तो जिसकी गहराई का पता न लगाया जा सके वो आपका कहलाता है अगाध। ठीक है, तो यहां पर सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर जितने भी विकल्प हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में आपसे पहले भी पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहां पर वो सारी चीजें मैंने लिख दी हैं। अगला है जो कुछ न जानता हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं पर गलती होती है। जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा, अज्ञ, अभिज्ञ, विज्ञ या प्रज्ञ। जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्कर है, ध्यान से देख लें। जो कुछ न जानता हो तो ये आपका हो जाएगा, ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा, अज्ञ। जो कुछ न जानता हो वो आपका अज्ञ होता है। इसके अलावा अज्ञ का समानार्थी क्या है,
तो अज्ञ का समानार्थी होता है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ, अज्ञ का समानार्थी क्या होगा? वो आपका होगा अनभिज्ञ। मतलब अनभिज्ञ और अज्ञ दोनों का मतलब क्या होता है कि जो कुछ न जानता हो। अगर इसके विलोम की बात करें, अज्ञ या अनभिज्ञ के विलोम की बात करें, विलोम भी आपके टॉपिक में है परीक्षा के दृष्टिगत, तो अगर ये आपसे प्रश्न में पूछ दिया जाए तो ध्यान रखिएगा, अभिज्ञ, विज्ञ और प्रज्ञ ये तीनों ही इनके विलोम हैं, अज्ञ और अनभिज्ञ के। ये तीनों ही अज्ञ और अनभिज्ञ के विलोम हैं, अभिज्ञ, विज्ञ और प्रज्ञ। यहां पर अभिज्ञ में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो अज्ञ का विलोम है अभिज्ञ, ना कि समानार्थी है। अज्ञ का आप कह सकते हैं समानार्थी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनभिज्ञ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर मित्रों अगला है पैर से लेकर सिर तक। पैर से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द क्या होगा? यह आपसे पूछा जा रहा है। अपाद हस्त, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपाद हस्त लिखा हुआ है, यहां पर अपाद मस्तक लिखा हुआ है, यहां पर नखशिख लिखा है, और यह आपका आपाद मस्तक लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत करीबी मामला है यहां पर। अब क्या सही होगा? तो आप कह सकते हैं पैर से लेकर के सिर तक, मतलब आपाद मस्तक, डी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपाद मस्तक मतलब पैर से लेकर के सिर तक। अगर यहां पर नख शिख की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, नाखून से लेकर के, नाखून से लेकर के, नाखून से लेकर लेकर चोटी तक, नाखून से लेकर चोटी तक, तो यह आपका हो जाएगा नख शिख। नख शिख का अर्थ होता है नाखून से लेकर के चोटी तक। अगर आपाद मस्तक की बात करें, आ पे बड़ी आ की मात्रा है, आपाद, आपाद मस्तक, तो ये आपका हो जाएगा पैर से लेकर के सिर तक, ठीक है। तो यहाँ डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर मित्रों है, जिस पर आक्रमण हो। जिस पर आक्रमण हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दो लोग होते हैं, जिस पर आक्रमण होता है और जो आक्रमण करता है, ठीक है। तो जो आक्रमण करता है वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है आक्रांता, जो आक्रमण कर रहा हो। लेकिन जिस पर आक्रमण होता है वो आपका होता है आक्रांत। ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो आक्रमणकारी होता है वो आपका आक्रांता होता है ना। नादिर शाह ये आपका आक्रांता था, अहमद शाह अब्दाली ये आपका आक्रांता था। आक्रांत कौन थे? तो हम कह सकते हैं हम भारतीय आक्रांत थे, ठीक है, जिस पर आक्रमण हो रहा हो। तो यहां पर ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर मित्रों, आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना। आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले भी ये कई बार पूछा गया है, पहले कई बार पूछा गया है। स्टार मार्कर है, आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना। इसका क्या होगा? तो पाणी ग्रहण, अपरिहार्य, अपरिग्रह या अस्तेय। आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना, इसके लिए क्या होगा एक शब्द? तो आप कह सकते हैं सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना। अगर कोई ऐसा काम है जिसको टाला नहीं जा सकता, ठीक है, जिसको मना नहीं किया जा सकता, तो वो आपका होता है अपरिहार्य। वो आपका क्या होता है? अपरिहार्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर मित्रों, जिसका परिहार या त्याग न हो सके वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा अपरिहार्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, जो मापा न जा सके। जो मापा न जा सके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, यही ऐसे ही शब्द मैंने लिखे हैं, यहां पर कंफ्यूजन होती है और परीक्षा में जो जिस तरह से पूछा जाता है। तो जो मापा न जा सके, अपरिमेय है, अप्रमेय है, असीम है और अप्रमाणित है ना। अप्रमाणित, जिसको प्रमाणित न किया गया हो, जिसका प्रमाण न हो, वो आपका होता है अप्रमाणित। जिसका प्रमाण न हो, अप्रमाणित क्या होता है? जिसका प्रमाण न हो, जिसका प्रमाण, जिसको प्रमाणित न किया गया हो, जिसको प्रमाणित न किया गया हो, न किया गया हो, न किया गया हो, वो आपका होता है अप्रमाणित। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा ना हो, सीमा न हो, वो आपका हो जाएगा असीम। इसके बाद मित्रों, जिसको प्रमेय द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, जिसको प्रमेय द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, वो आपका अप्रमेय होता है। और जो मापा ना जा सके वो आपका होता है अपरिमेय। तो ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मित्रों, जिसकी सीमा न हो वो आपका असीम होता है, जिसको प्रमाणित न किया गया हो यह आपका अप्रमाणित होता है, और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, वो आपका अप्रमेय होता है। जो प्रमेय से या प्रमाण से सिद्ध ना हो वो आपका अप्रमेय होता है।
प्रमेय क्या होता है? जो प्रमाण से सिद्ध किया गया हो। जिसको प्रमाण से सिद्ध किया गया हो वो आपका प्रमेय होता है। जिसको प्रमाण से सिद्ध न किया गया हो वो आपका अप्रमेय होता है। जिसको प्रमाणित न किया गया हो, जिसको प्रमाणित न किया गया हो वो आपका अप्रमाणित होता है। मतलब अगर कोई ऐसी चीज है जिसको प्रमाणित नहीं किया गया है तो आपका अप्रमाणित है, ध्यान दीजिएगा। और जिसको नापा ना जा सके वो आपका अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी के लिए एक शब्द क्या होगा? अंतःपुरवासी, गुरुकुल, अंतेवासी या आदिवासी। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? तो वो आप कह सकते हैं मित्रों अंतेवासी। सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतेवासी मतलब गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। इसके बाद महल का ऐसा हिस्सा, महल का ऐसा हिस्सा जहां पर महिलाएं निवास करती हैं वो आपका अंतःपुरवासी, मतलब उन महिलाओं को अंतःपुरवासी कहा जाता है। और महल का ऐसा हिस्सा जहां पर महिलाएं निवास करती हैं, है ना, उसको अंतःपुर कहा जाता है। अंतःपुर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पहले भी पूछा गया है। तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी आपका अंतेवासी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि ये क्या कहलाती है? इसके लिए एक शब्द क्या होगा? उपत्यका, अपत्यका, अधित्यका या अवंतिका। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, अगर यह आपका पर्वत है, ठीक है, तो इसके ऊपर की जो समतल भूमि है इसे क्या कहेंगे? तो यह आपकी कहलाती है अधित्यका, अधित्यका। ठीक है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका कहलाती है। सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर यही आपसे पूछा जाए कि पर्वत के नीचे जो आप कह सकते हैं तलहटी है पर्वत की, वहां पर जो समतल भूमि है उसे क्या कहते हैं? तो वो आपका होता है उपत्यका, उपत्यका। ये जो पहला विकल्प आपका लिखा हुआ है, ठीक है, उपत्यका, ये आपका हो जाएगा उपत्यका। और पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे कहा जाता है अधित्यका। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आराम से देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है आप सभी के सम्मुख, जिसे रोका न गया हो, जिसे रोका न गया हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग है, यहां पर डाउट होता है और अंततः प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। तो जिसे रोका न गया हो वो अबाध नहीं होता है। जिसे रोका न गया हो वो क्या होता है? वो आपका होता है अनिरुद्ध। सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जिसे रोका न गया हो, यदि आप हैं, आपको रोका नहीं गया है तो आप अनिरुद्ध हैं, है ना। अगर ये किसी को नहीं रोका गया है तो वो अनिरुद्ध है। ठीक है, अबाध का मतलब क्या होता है? अबाध का मतलब क्या होता है? बिना किसी बाधा के, बिना किसी बाधा के या रोक टोक के, तो आपका होता है अबाध। इसके बाद मित्रों अगाध क्या होता है? जिसकी गहराई का पता न लगाया जा सके वो आपका अगाध होता है। अगर अनुवेश की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुवेश। अनुवेश क्या होता है? तो आप कह सकते हैं अग्रज से पहले, अग्रज से पहले अनुज का विवाह, अग्रज से पहले अनुज का विवाह, अनुज का विवाह, तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? वो होता है आपका अनुवेश। अग्रज से पहले अनुज का विवाह अनुवेश कहलाता है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए, यहां पर लिख दिया है सब कुछ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे यहां पर सारे। तो जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो वो आपका होता है अबाध। जिसकी गहराई का पता ना लग सके वो होता है अगाध। और अग्रज से पहले, अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह, अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह क्या कहलाता है? अनुवेश कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिस पुरुष का विवाह न हुआ हो, जिस पुरुष का विवाह न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चे यहां पर विदुर मार देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। यहां पर गलतियां होती हैं और यही प्रश्न है जो आपके नेगेटिव में ले जाते हैं नंबर। तो जिस पुरुष का विवाह न हुआ हो इसके लिए क्या एक शब्द होगा? विदुर, अपरिणीत, अपरहत या अविवाहिता। तो जिस पुरुष का विवाह न हुआ हो उसके लिए आपका होता है अपरिणीत। ठीक है, अपरिणीत। तो यहां पर बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मित्रों अगर अपरहत की बात करें तो अपरहत का मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि जिस कपड़े को, जिस कपड़े को कभी पहना न गया हो, जिस कपड़े को कभी पहना न गया हो, न गया हो,
उसे हम कहते हैं क्या? अपृहत। इसके अलावा अपृहत का एक और मतलब होता है जिस भूमि को कभी जोता न गया हो, जिस भूमि को कभी जोता न गया हो, तो वो भी आपका क्या क्या कहलाएगा? आप कह सकते हैं अपृहत। तो जिस कपड़े को कभी पहना ना गया हो वो भी आपका अपृहत होता है, और जिस भूमि को कभी जोता ना गया हो वो भी आपका अपृहत होता है। ठीक है, इसके अलावा जिस पुरुष का विवाह न हुआ हो उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अपरिणीत। ठीक है, तो यहां पर मित्रों आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। ये जितने भी सेशन हिंदी के डेली बेसिस पर जा रहे हैं इनको आप जरूर देखें और एक संकल्प लें कि सोने से पहले ये वीडियो हमें देख के ही सोना है ना, क्योंकि हिंदी का जो पोर्शन है 60 नंबर का आपका हिंदी आएगा, और आप कह सकते हैं आरओ की परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में निर्णायक अगर कोई विषय है तो आपका हिंदी ही है। जीएस जो है सामान्य अध्ययन, ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है, कहीं से भी प्रश्न पूछ ले जाते हैं, लेकिन जिन अभ्यर्थियों की हिंदी अच्छे से तैयार होगी आप कह सकते हैं कि अगर उनके 58 या 59 नंबर आ गए है ना, तो उनकी जो दावेदारी है वो बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगी। और ये कैसे आएंगे? तो डेली बेसिस पर या हिंदी को आप अपने रूटीन में डाल लें, यहाँ पर एक वीडियो देख लें तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है @SUDRISHTI सुदृष्टि और चैनल CHANNEL, इसको ज्वाइन कर लें, वीडियो देखें पहले, उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड करें और पीडीएफ से रिवाइज करें, क्योंकि वीडियो में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मैं बताता हूं जो कि पीडीएफ में लिखना संभव नहीं है हर चीज़, है ना। तो पीडीएफ में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी, और जो आप कह सकते हैं इधर उधर की चीज़ें हैं वो आप वीडियो में देख सकते हो। तो इस तरह से आप डेली हिंदी का एक रूटीन बना ले, और बिना हिंदी पढ़े सोना नहीं है डेली। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच।